नमस्कार साथियों, मैं आपका विनोद शिकरवार आप लोगों के साथ फिर एक बार हाजिर हूँ। अब आपके लेक्चर में अपन लेकर के आए हैं रीट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में 26 सितंबर को, लेवल 1 की आंसर की साइकोलॉजी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो आंसर की है उसको अपन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में ये पॉइंट तो मैं चलते फिरते आप लोगों के सामने बोलता हूँ, यानी मैथमेटिक्स ऑफ चाइल्ड थिंकिंग, यानी बालकों की सोच का गणितीकरण करना NCF 2005 का प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको याद हो तो मैंने NCF 2005 में जब मैंने शुरू कराई थी गणित की पेडागोजी, तो वहाँ पर प्राथमिक स्तर पर मैंने आपको बताया था कि जो प्राथमिक स्तर पर यानी बालकों की सोच का गणितीकरण करना, यानी उनकी बच्चों की जो सोच है ना, उसको एक तरीके से उसका मैथमेटिशियन होना चाहिए। जो बच्चों की सोच है उस सोच का गणितीकरण, बालकों की सोच का गणितीयकरण, बच्चों की सोच का गणितीकरण होना चाहिए, ऐसा NCF 2005 का उद्देश्य है। तो हमें इसमें दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट, अंधे नहीं हैं हम। तो हमारा ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, कोई शक नहीं है। बिल्कुल देखो कितना ईजी है, जो पढ़ाया है वही है पूरा। वो क्या कह रहा है, लर्निंग थॉट रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए, रिवार्ड मिले और पनिशमेंट मिले, यानी पुरस्कार मिले और दंड मिले, तो पुरस्कार और दंड किस सिद्धांत से संबंधित है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, सोशल लर्निंग से तो है नहीं, क्लासिकल कंडीशनिंग से है नहीं, और कॉग्निटिव थ्योरी से है नहीं। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, उसमें क्या है, पुरस्कार एवं दंड यानी के माध्यम से अधिगम होता है। यानी कहने का मतलब है सही आदतों का विकास, गलत व्यवहारों को छुड़ाना, ये सारी चीज़ें पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से, ये स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, जो मैंने अधिगम में आपको अच्छी तरीके से समझाया है, वही इसका सही आंसर है। कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, मेरी बात सुनेंगे। मैं इस प्रश्न को अपने अनुसार बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस रिलेटेड टू लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड? पास्ट एक्सपीरियंस, मेरी बात सुनो, पुराने अनुभवों के माध्यम से बच्चा सोचने लगता है, यानी अधिगम करने लगता है, ये तो बिल्कुल बात होती है। यानी रिफ्लेक्शन के माध्यम से भी होता है, वो बच्चा थोड़ा बहुत तर्क करना भी सीख जाता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर बाल्यावस्था के दौरान तर्क करता है। तर्क किस पर रहता है उसका? जो मूर्त वस्तु हैं, जो कहने का मतलब है मूर्त वस्तु हैं, उन मूर्त वस्तु के सापेक्ष तर्क करता है बच्चा। यानी मूर्त वस्तु के सापेक्ष बच्चा क्या करता है? तर्क करता है। तर्क भी इसमें जहाँ तक वहाँ तक सही है, लेकिन कल्पना, कहने का मतलब है इमेजिनेशन है, ये शैशवावस्था की एक विशेषता है। शैशवावस्था की एक क्या है? विशेषता है। मैं बोलूँ तो एक इन्फेंसी एज की एक जो इन्फेंसी एज है, उस इन्फेंसी एज में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसमें अपना ऑप्शन C है जो बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन C यानी कल्पना। क्योंकि आगमनात्मक तर्कणा आ जाती है बाल्यावस्था के अंतर्गत। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों को मापने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? विशेष प्रकार के कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों को, भैया किस जो ट्रेनिंग दी है उसका प्रभाव देखना, यानी कहाँ तक बच्चा सीख चुका है। देखिए, जब कहीं शब्द हमें मिल जाए प्रश्न में कहाँ तक, तो कहाँ तक का जवाब कौन से परीक्षण देते हैं, ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में खूब बताया है। जहाँ जिस प्रश्न में कहाँ तक पूछा जाए और उसका जवाब देते हैं कौन से परीक्षण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
वो देते हैं जब आप उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट यानी प्रभावों का मापन करने के लिए यानी प्रशिक्षण के प्रभाव कहाँ तक पहुँचे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका जवाब होगा उपलब्धि परीक्षण यानी मैं बोलूँ तो अचीवमेंट टेस्ट। ओके, इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो भैया ये किशोरावस्था है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि नौकरी को लेकर के व्यवसाय को लेकर के बड़ी समस्या रहती है, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, बड़ी टेंशन रहती है। तो व्यावसायिक समायोजन का अभाव है वो किशोरावस्था में पाया जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में कौन सा जैविक कारक नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो प्रश्न है आपको अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग जवाब मिलेंगे, लेकिन मेरे अनुसार देखिए बोर्ड इसमें क्या आंसर मानता है वो डिपेंड करता है RBSC पर। राजस्थान बोर्ड इसमें क्या आंसर मानता है, लेकिन मेरे अनुसार इसमें क्या है, देखो मेरी बात सुनो। ये प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तिगत भिन्नता जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं उसको निर्धारित करने में कौन सा जैविक कारक नहीं है। जैविक का मतलब है बायोलॉजिकल, ऐसा कोई कारक है जो जन्म से नहीं आता हो, समझ रहे हो ना, जो जन्म से नहीं आता हो, ऐसा कोई एक कारक बताइए जो जन्म से नहीं आता हो। देखिए आनुवांशिकता जन्म से आती है, तो भैया आनुवांशिकता तो जन्म से आती है। जन्मजात कुछ स्वभाव होते हैं, कुछ आदतें होती हैं, ये भी जन्म से, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब बचा कौन सा, शारीरिक स्वास्थ्य और अभिभावक और बालक के बीच में संबंध, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। अब मेरी बात सुनो पहले, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिभावक और बच्चों के बीच में क्या संबंध है। बात समझेंगे, मेरी बात सुनेंगे। अगर यहाँ पर वो इस चीज़ को फिजिकली मानता है कि मान के चलो कि एक माता पिता गोरे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, एक माता पिता गोरे हैं तो उनकी संतानें भी गोरी होंगी या उनकी संतानें भी काली हो सकती हैं, यानी माता पिता और बच्चों के बीच में क्या संबंध है, ये भी एक तरीके से आनुवंशिकता से डिसाइड हो सकता है। यानी कितना क्या संबंध है भैया उनके बीच में, क्या रिलेशनशिप है, कितना परसेंटेज। जैसे गाल्टन का जो जीव सांख्यिकी सिद्धांत है वह संबंध को बताएगा भाई इतने परसेंट गुण आते हैं। देखिए शारीरिक स्वास्थ्य एक जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है, समझ रहे हो ना। फिजिकली जो अपन देखते हैं फिजिकल हेल्थ जन्म से भी प्रॉब्लम करती है और अर्जित भी होती है। तो एक ये मैं बोलूँ तो इसको अपन जन्मजात कारक नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, समझ रहे ना, इसको अपन जन्मजात कारक नहीं बोल सकते, ये वातावरणीय भी होता है। लेकिन अभिभावक बालक संबंध, बात समझेंगे मेरी बात सुनो, अभिभावक बालक संबंध, ये जो यानी अभिभावक बालक संबंध, देखिए आनुवंशिकता जन्मजात है और जन्मजात स्वभाव भी जन्मजात है, ठीक है क्या। अब मेरी बात सुनो, शारीरिक स्वास्थ्य जन्मजात भी होता है और वातावरणीय भी होता है, ठीक है क्या। लेकिन जो अभिभावक बालक संबंध होते हैं ना, अभिभावक बालक संबंध, ये पूरी तरीके से एक तरीके से वातावरण पर डिपेंड करते हैं, समझ रहे ना। तो मेरे अनुसार जो इस प्रश्न का जवाब है, मेरे अनुसार जो इस प्रश्न का जवाब है वो सी होना चाहिए। और फिर बोर्ड की आंसर की है उस पर आकर के पता चलेगा बोर्ड क्या मानता है इस प्रश्न का जवाब, जब तक के लिए आप, ठीक है क्या। इसके बाद आते हैं डाउन सिंड्रोम का कारण है, एक डाउन संरक्षण का कारण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए 18वां गुणसूत्र होता है एडवर्ड सिंड्रोम, 13वां गुणसूत्र होता है पटाऊ सिंड्रोम और 21वां गुणसूत्र होता है डाउन सिंड्रोम। तो इसमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कोई ज़्यादा संदेह वाली स्थिति नहीं है। इसके बाद आते हैं, देखिए मेरी बात सुनो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है 80% छात्रों ने गलत किया है। लेकिन यदि जो मेरा स्टूडेंट है उसने मेरी क्लास को रेगुलर लिया है, जो मेरे वर्ड को सुनता हो, मैंने एक येलो कलर का आप लोगों को नोट्स दिया था, पीले कलर का, उसमें वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता के बीच अंतर लिखा है। तो उसमें विश्वसनीयता में मैंने एक वर्ड यूज किया गया था कि विश्वसनीयता की सबसे बड़ी विशेषता है कि विश्वसनीयता में स्थायित्व होता है।
यानी कहने का मतलब है वस्तुनिष्ठता में तो क्या होता है कि एक प्रश्न का जवाब अगर अलग अलग शिक्षकों के द्वारा जांचा जाए तो यानी कहने का मतलब जवाब वही सही माना जाता है, एक ही जवाब सही माना जाए कई टीचरों के द्वारा। लेकिन विश्वसनीयता में क्या होता है कि यदि कोई प्रश्न आज जांच लिया गया और 6 महीने बाद उसका उत्तर जांचा जाए तो आज भी वही जवाब रहेगा, 6 महीने बाद भी रहेगा। यानी इसके जवाबों में क्या रहता है, जो विश्वसनीयता के जवाब होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके जो जवाब हैं उनमें क्या रहता है, स्थायित्व रहता है। स्थायित्व रहता है। स्थायित्व के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था नोट्स में, यदि आप लोगों को याद हो, कंसिस्टेंसी। कौन सा वर्ड यूज किया था, कंसिस्टेंसी। यानी विश्वसनीय परीक्षण वो होते हैं जिनमें क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है। क्या होती है, कंसिस्टेंसी होती है, वो परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। तो देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन, पर्पज, मेजरमेंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोरिंग, यहाँ पर क्या हुआ, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर यानी प्राप्तांकों की बारंबारता इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देख लेना, आंसर की जिस दिन आएगी उस दिन यही जवाब निकलेगा। कौन सा परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो मेरी बात सुनो, इसमें TAT, SCT, ड्राई मैन टेस्ट एक बुद्धि का परीक्षण है, और MMPI व्यक्तित्व की एक प्रक्षेपी नहीं है। कहने का मतलब MMPI में एक प्रश्नावली होती है, प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है, उसके माध्यम से यानी MMPI में जो परीक्षण किया जाता है, मेरे हिसाब से इसका जवाब ये सही है। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न, बहुबुद्धि, यानी कहने का मतलब है हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगर यहाँ पर मल्टी फैक्टर होता तो एडवर्ड थॉर्नडाइक सही होता, लेकिन यहाँ पर जवाब अपना क्या सही है, यानी हॉवर्ड गार्डनर। क्या जवाब सही है मेरे प्यारे विद्यार्थी, हॉवर्ड गार्डनर। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव विकास आजीवन चलता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते। देखो, कहने का मतलब आजीवन चलता है, यानी कहने का मतलब है ये लाइफ टाइम चल रहा है, सही बात है विकास। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, सही बात है, दो व्यक्ति, क्योंकि कोई रंग के आधार पर भिन्न होता है, कोई रूप के आधार पर भिन्न होता है, कोई लंबाई के आधार पर अलग अलग होते हैं, यानी कोई भाषाई आधार पर अलग अलग होते हैं, बोलने के आधार पर होते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति की जो विभिन्नता है, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम है जो एक सा रहता है, सीक्वेंस एक जैसा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? मेरी बात सुनो, सतत विकास का सिद्धांत। देखो, मेन बात यह है विकास आजीवन रहता है, ये लाइन इतना हाईलाइट नहीं है, ठीक है, इसको जिसने छोड़ दिया। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। बात यहाँ पर आकर के रह गई, विकास का क्रम एक सा रहता है। जब विकास का क्रम एक जैसा है तो मैं आपको चिल्ला के बताया हूँ, जब विकास का क्रम एक जैसा हो तो वो थ्योरी होती है यूनिफॉर्म पैटर्न। यानी यूनिफॉर्म पैटर्न तो मैं बोलूँ तो इसमें कहने का मतलब है यूनिफॉर्म पैटर्न होगा। यूनिफॉर्म पैटर्न जिसको अपन अपने शब्दों में क्या कहते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कोई दो राय वाली बात नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, वो अंतिम अवस्था मानी जाती है। आनुवांशिकी के जनक कौन है भैया? आनुवांशिकी के जनक हैं जॉन ग्रेंगर मेंडल, आप अच्छी तरीके से जानते हो भली भांति। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सिगमंड फ्रायड है। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत, बढ़ते चलो, ठीक है। क्या एक 10 साल का बच्चा है और उसकी मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? सॉल्व करेंगे तो 120 इसका निकल कर के आएगा। यानी कहने का मतलब है MA इसमें 12 है, CA इसमें 10 है, इनटू यदि अपन 100 करते हैं तो 10 से एक शून्य कट जाएगा और 12 धम्मा 120, यानी 120 इसका सही जवाब बिल्कुल आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? देखिए, ये प्रश्न अलग अलग शिक्षकों द्वारा यानी अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग दिया जा रहा है, लेकिन मेरे अनुसार देखा जाए तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक आधार किसे माना जाता है? अगर आपको याद हो तो मैंने NCF 2005 आपको पढ़ाया था। तो NCF 2005 में जब मैं एक टॉपिक लेता था, शुरुआत में टॉपिक लेता था पाठ्यक्रम, ठीक है, क्या पाठ्यक्रम
और दूसरा लेता था पाठ्यक्रम और दूसरा होता था पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को याद होगा अच्छी तरीके से, मैं पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या के मध्य अंतर स्पष्ट कराता था। तो जब मैं पाठ्यक्रम को समझाता था तो पाठ्यक्रम क्या होता है, मैंने देखो ये परिभाषा भी आप लोगों को बताई है कई बार कि भैया पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, ठीक है क्या। तो जब मैं समझाता था तो मैंने इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया था। उस डायग्राम में त्रिमुखी प्रक्रिया में इस तरफ मैंने क्या रखा था, इस डायग्राम में मैंने इस वाले सिरे पर मैंने किसको रखा था, इस वाले सिरे पर मैंने किसको रखा था, शिक्षक को, ठीक है क्या, याद हो आप लोगों को। और इस वाले सिरे को मैंने किस पर रखा था, छात्र को। और यहाँ कौन था बीच में, पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम था, या मैं बोलूँ तो विषय वस्तु थी, क्या थी, विषय वस्तु थी इधर बीचा बीच में। देखो शिक्षक का कार्य क्या रहता है, टीचिंग करना यानी शिक्षण करना। छात्र का कार्य क्या रहता है, लर्निंग करना यानी अधिगम करना। यानी कहने का मतलब है शिक्षक क्या करता है, शिक्षक का कार्य रहता है शिक्षण करना और छात्र का कार्य रहता है अधिगम करना। जब एक शिक्षक को पढ़ाता है, शिक्षक शिक्षण कराता है, तो उसे ये कैसे पता चलता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, तो वो किस पर आधारित रहता है भैया, डिपेंड किस पर है, पाठ्यक्रम पर। और छात्र किस पर आधारित है भैया, पाठ्यक्रम पर। मुझे पढ़ना क्या है तो पाठ्यक्रम बताएगा, मुझे पढ़ाना क्या है पाठ्यक्रम बताएगा। तो शिक्षण करता है शिक्षक और अधिगम करता है छात्र, यानी शिक्षक भी उस पर डिपेंड है और छात्र भी उस पर डिपेंड है, दोनों ही आधारित हैं। तो बीच में कौन है, पाठ्यक्रम। एक पाठ्यक्रम की परिभाषा भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के आधार को ही पाठ्यक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जवाब विषय वस्तु बिल्कुल सही होगा, कोई चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मेरे अनुसार इस प्रश्न का जवाब है विषय वस्तु। और उसके बाद देखते हैं कि बोर्ड क्या मानता है। मेरे हिसाब से विषय वस्तु बिल्कुल सही इसका जवाब होना चाहिए। हाँ भैया, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 पीपुल टीचर रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल शुड बी, यानी आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वो इस प्रश्न में यहाँ पर एक शब्द का यूज करता, कैसे, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना, यानी कहने का मतलब विद्यार्थी अध्यापक यानी प्राथमिक विद्यालयों के लिए 200 छात्रों से ऊपर विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, 200 छात्रों से ऊपर। तो देखो 200 छात्रों से ऊपर होता तो हमारा जवाब होता 40:1 सही। ना तो उसने 200 की चर्चा की है, ना उसने किसी की चर्चा की है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ मैनुअली, इस चीज़ को मैं थोड़ा समझा दूँ आपको। देखिए कहने का मतलब है 60 विद्यार्थियों तक रहते हैं 2 अध्यापक, ठीक है क्या, और 61 से 90 के बीच में रहते हैं अपने 3 अध्यापक, और 91 से 120 के बीच में रहते हैं 4 अध्यापक, और 121 से 150 के बीच में रहते हैं 5 अध्यापक, और 150 से ऊपर रहते हैं 5 अध्यापक प्लस 1 हेड मास्टर। क्या रहता है, 5 अध्यापक प्लस 1 हेड मास्टर होता है। ये 150 से ऊपर होता है, कहने का मतलब 5 अध्यापक प्लस 1 हेड मास्टर। और 200 से ऊपर होता है ये रेशियो 40:1 का प्राथमिक स्तर पर। यहाँ पर 200 से ऊपर की चर्चा नहीं की गई है, तो लगभग इसका जो जवाब सही है मेरे अनुसार बिल्कुल वो 30:1 सही है, ठीक है क्या। इसके बाद अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है, मेरी बात सुनो, यानी मिड टर्म एग्जाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मध्यावधि। मध्यावधि यानी कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग आप लोगों के पास, यानी सीसी पैटर्न का प्रश्न है। सीसी पैटर्न में चलता क्या है, देखो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी FA1, उसके बाद होता है FA2, उसके बाद होता है SA1। क्या होता है, SA1, यानी कहने का मतलब है FA1, FA2 और SA1। फिर इसके बाद क्या होता है FA3 और FA4 और फिर होता है SA2। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट पहला, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट दूसरा, फिर सुमेटिव असेसमेंट पहला और फॉर्मेटिव असेसमेंट पहला तीसरा, और फॉर्मेटिव असेसमेंट चौथा, और सुमेटिव असेसमेंट दूसरा। मेरी बात सुनो,
मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है। मेरी बात सुनेंगे, मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है। मेरी बात सुनो। उसने प्रश्न क्या बोला है, उसने, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा इसको हटा दूं, इरेज कर दूं। मिड टर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव असेसमेंट, नॉन रेफरेंसेड असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब मेरी बात सुनो, मध्यावधि, मध्यावधि में अब आप भी जान रहे भैया, बीच जो मिड टर्म में कौन सा हो रहा है भैया, मिड टर्म में, मिड टर्म में यहाँ पर हो रहा है भैया, यानी कहने का मतलब है, मेरी बात सुनेंगे, जो मिड टर्म में हो रहा है योगात्मक मूल्यांकन, जो मैंने अभी आपको समझाया, तो मेरे अनुसार इसका योगात्मक मूल्यांकन जवाब सही है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। विच डिसीज इज हेरिडिटी, यानी कौन सा रोग वंशानुक्रत है, तो भैया ADHD वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। पार्किंसंस वंशानुक्रम से होता है, नहीं है, ये एक तंत्रिकी विकार है। एड्स का ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि जिसके माता पिता को एड्स हो उसके बच्चों को भी एड्स हो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो फिनाइल कीटोनूरिया जो रोग है, ये वंशानुक्रम से प्राप्त होता है और इस रोग से ग्रसित बच्चों का बौद्धिक विकास अवरुद्ध होता है। तो इसमें अपना बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू मी। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, तो मेरी बात सुनो, निष्पादन परीक्षण यहाँ पर मेरे अनुसार भाटिया बैटरी वाला होना चाहिए। और कहने का मतलब ये डाउट वाला भी प्रश्न है, रेब्रेन का भी एक निष्पादन में ही जाता है, लेकिन भाटिया बैटरी वाला ज़्यादा पॉजिटिव है मेरे अनुसार। तो इसमें उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए होता है, तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, यानी कहने का मतलब है जो धीमी गति से सीखने वाले बालक हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, यानी उनको सामान्य बालकों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग बेस्ड, यानी कहने का मतलब शिक्षण की खेल कूद विधि किस पर आधारित है भैया, तो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। ये कहने का मतलब है मेरा, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न, NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसको कौन नहीं जानता है भाई, प्रोफेसर यशपाल मेहता जी थे। तो ये इसका आंसर सी सही है। RT एक्ट अधिनियम के किस समूह के बच्चों के लिए बना है भैया, RT एक्ट अधिनियम 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया। अगर यहाँ पर विकलांग शब्द होता तो 6 से 18 जवाब सही हो जाता। कौन सा जवाब सही हो जाता, 6 से 18, यानी अगर विकलांग शब्द नहीं होता तो यहाँ पर जवाब कौन सा सही हो जाता, 6 से 18, विकलांग शब्द होता तो। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है बेटा, भूख भैया शरीर की बात है भैया, भूख कहाँ है, शरीर से लगती है, देह से। नींद शरीर को आती है, प्यास शरीर को लगती है, लेकिन उपलब्धि किसको होती है भैया, उपलब्धि अलग चीज़ है, ये दैहिक नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है मेरे हिसाब से। और आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे क्या है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत भैया, कौन नहीं जानता है इसको, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगर ये नहीं जानते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारी पढ़ाई का। इसके बाद अगला, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए, तो रेमंड कैटल के द्वारा 16 व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए थे, इसको सभी लोग जानते हैं। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से मास्लो की पदानुक्रम में कौन सी आवश्यकताएं देखो दैहिक होती हैं, और यानी कहने का मतलब फिजियोलॉजिकल होती हैं, प्रेम वाली होती हैं, आत्मसिद्धि होती हैं, लेकिन व्यक्तिवाद एवं समूहवाद ये नहीं है इसमें। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर मेरे हिसाब से होगा, बम्बई वाला भी। यानी निम्नलिखित में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर द्वंद्व, यानी द्वंद्व जब विपरीत दो इच्छाएं होती हैं तो द्वंद्व का शिकार व्यक्ति होता है, कहने का मतलब है। कौन सा अनुसंधान स्टीफन एम कोरे से संबंधित है, स्टीफन एम कोरे से संबंधित है अपना क्रियात्मक अनुसंधान, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो भैया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा योगदान बन जाए तो। देखो विद्यार्थियों, मैं आशा दिलाता हूँ कि बोर्ड की जो आंसर की आएगी, जो मैंने आंसर की दी है, 1-2 नंबर का फेरबदल हो सकता है, ज़्यादा नंबरों का फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इन प्रश्नों के जवाब जो मैंने दिए हैं वो मैंने अपने नज़रिए से दिए हैं, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हर व्यक्ति का एक अलग नज़रिया होता है।
और जो पेपर जिसने ये बनाया है उसका क्या नज़रिया होता है। जैसे एक आध दो प्रश्न है इसमें जो जिसमें नज़रिया काम करेगा, तो उनकी मैं नहीं कह सकता हूँ। वैसे मैं आशा करता हूँ कि सारे के सारे जवाब मैंने सही देने का पूर्णतः प्रयास किया है। यदि मेरे किसी जवाब में किसी को कोई दिक्कत आती है, यानी कहने का मतलब है किसी को अपने सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को पेश कर सकता है और आपके सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।